हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। रक्त और परिसंचरण की कार्यकी या परिसंचरण तंत्र की कार्यकी में पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट किया था कि जो ब्लड क्लॉट की प्रोसेस है या रक्त स्कंदन की प्रोसेस है किस प्रकार से संपन्न होती है। उसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। 3 स्टेप्स से जो ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है जिसे हमने हीमोस्टेसिस कहा था वो प्रारंभ होती है। आज के लेक्चर के अंदर हमें ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म किस तरह की होती है ब्लड क्लॉटिंग की उसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया है उसके अंदर कुछ स्कंदन कारक उपयोग में आते हैं, उन स्कंदन कारकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी रक्त और परिसंचरण तंत्र की कार्यकी या परिसंचरण की कार्यकी में आज हमें सबसे पहले जो स्कंदन कारक हैं उन स्कंदन कारकों के बारे में स्टडी करना है। तो हमारी आज की हेडिंग है स्कंदन कारक। स्कंदन स्कंदन कारक। अब स्कंदन कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक हैं जो रक्त के क्लॉटिंग में या रक्त के कोएगुलेशन में, या कल एक प्रोसेस पढ़ी थी हीमोस्टेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो सहायक होते हैं, जो कारक रक्त स्कंदन की क्रिया को करते हैं उन्हें हम स्कंदन कारक कहते हैं। और लगभग 13 प्रकार के कारक ऐसे हैं जो रक्त स्कंदन की क्रिया के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में जिनका उपयोग किया जाएगा। तो जो स्कंदन कारक हैं, पहला तो सिंपल सा याद रखना है, ऐसे कारक जो रक्त स्कंदन की क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं, उन्हें हम स्कंदन कारक कहते हैं। सेकंड, 13 कारक हैं जो रक्त स्कंदन की क्रिया में सहायक होंगे। 13 में से एक कारक ऐसा है जिसे अब नहीं माना जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो 6 नंबर का एक कारक है जो अब मान्य नहीं है। तो लगभग हम सही इसकी संख्या बोलें तो कितनी है? 12 कारक ऐसे हैं जो स्कंदन की क्रिया में उपयोग में आते हैं। तो कारक कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है कारक फर्स्ट। कारक फर्स्ट या इसी को बोला जाता है फाइब्रिनोजन। फर्स्ट कारक कारक फर्स्ट या फाइब्रिनोजन। सेकंड कारक सेकंड, इसे बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड कारक कारक थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ कारक फोर्थ कैल्शियम आयन, Ca+2 आयन। फिफ्थ कारक फिफ्थ कहलाता है, या हम इसको बोल सकते हैं कारक फिफ्थ, या इसे बोला जाता है प्रो एक्सीलेटर कारक, प्रो एक्सीलेटर। कारक 6 पहले माना जाता था लेकिन अब यह कारक अमान्य, जो कारक 6 है पहले इसे माना जाता था, अब इसे अमान्य कर दिया गया है। कारक 7 कारक 7, इसे बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है प्रो कन्वर्टिन। प्रो कन्वर्टिन कारक। फिर 8th कारक कारक 8 एंटी हीमोफिलिक कारक। एंटी हीमोफिलिक कारक, एंटी हीमोफिलिक कारक।
नेक्स्ट कारक कारक 9। कारक 9 जो है उसे बोला जाता है क्रिसमस कारक। क्रिसमस कारक। फिर नेक्स्ट कारक है 10th नंबर का जो कारक है, कारक 10th भी इसको बोल सकते हैं, या इसको बोला जाता है स्टुअर्ट कारक। स्टुअर्ट कारक। 11th कारक 11th। कारक 11th रोमन में भी इनको लिख सकते हैं, मैथ के अंदर भी। जैसे 10 हमने लिखा है, इसको रोमन में ही लिखें तो कारक क्या हो जाएगा, 10th। कारक 10th। स्टुअर्ट कारक, क्रिसमस कारक, कारक 10th, कारक 11th हो गया। कारक 11th के बाद कारक 12th और लास्ट है कारक 13। ये जो कारक है हेंसेन का, ये वाला जो कारक है 11th वाला जो कारक है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती। हेंसेन कारक कहलाता है। 12th वाले कारक का नाम है हेंसेन कारक। और जो 13 कारक है, इस कारक को लॉरेंट कोरी कारक भी बोला जाता है। तो ये कुछ कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो किसके अंदर काम में आते हैं, स्कंदन की क्रिया के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। इन फैक्टर्स के द्वारा ब्लड क्लोटिंग की क्रिया को किया जाता है। अब सबसे फर्स्ट जो कारक है, कारक फर्स्ट। सबसे फर्स्ट कारक है हमारा कारक फर्स्ट या फाइब्रिनोजन जिसको नाम दिया है। तो फाइब्रिनोजन जो कारक है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में यह कारक फर्स्ट घुलनशील रूप में मिलता है। जो फाइब्रिनोजन है वो प्लाज्मा के अंदर किस रूप में पाया जा रहा है, घुलनशील फॉर्म में या घुलनशील रूप के अंदर पाया जाएगा। और यह अपने अघुलनशील रूप में बदलता है। फाइब्रिनोजन के अघुलनशील रूप को बोला जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन का जो अघुलनशील रूप है उसे क्या बोला जाता है, फाइब्रिन। ये इसका अघुलनशील रूप है। इसके अंदर चेंज होगा और इसके अंदर जब चेंज हो जाएगा तो चेंज होने के बाद ये फाइब्रिन रेशे बनाते हैं। इन रेशों से जाल बनता है जिनके अंदर रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं। तो कारक फर्स्ट फाइब्रिनोजन है, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में मिलेगा और अपने घुलनशील रूप से अघुलनशील रूप फाइब्रिन में बदलता है। इसको जो बदलने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जिस केमिकल के द्वारा, जिस रसायन या जिस कारक के द्वारा किया जाएगा उसका नाम होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के द्वारा इसे इसके अघुलनशील रूप, इसके घुलनशील रूप से इसके घुलनशील रूप के अंदर, अघुलनशील रूप के अंदर बदला जाता है। इसके बाद कारक सेकंड है हमारा, सेकंड, कारक सेकंड। कारक सेकंड को ही हमने नाम दिया था प्रोथ्रोम्बिन। इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। जो ये प्रोथ्रोम्बिन है यह भी निष्क्रिय रूप है। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रूप है, इसके सक्रिय रूप को बोला जाता है थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक इसका निष्क्रिय रूप है। प्रोथ्रोम्बिन से जब क्लॉटिंग की प्रोसेस होगी तो ये प्रोथ्रोम्बिन किसके अंदर चेंज होता है, थ्रोम्बिन के अंदर परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन के अंदर बदलता है। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम तीसरा जो हमने कारक पढ़ा है थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम
किसके द्वारा किया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा। थ्रोम्बोप्लास्टिन इस क्रिया में सहायक है। एक कैल्शियम आयन जो है वो इस क्रिया में सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन सहायक होते हैं। ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है या हम बोल सकते हैं निष्क्रिय रूप है। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रूप है, प्लाज्मा में निष्क्रिय रूप में मिलेगा, और इसका सक्रिय रूप कौन सा होता है? थ्रोम्बिन होगा। तो सेकंड कारक है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन या कारक सेकंड बोलेंगे। फिर नेक्स्ट कारक है कारक थर्ड। कारक थर्ड या कारक थर्ड को ही बोला जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कारक थर्ड को ही किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से कारक थर्ड को जाना जाता है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है यह भी निष्क्रिय रूप में मिलेगा। इसका जो निष्क्रिय रूप होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निष्क्रिय रूप है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और इस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को इसके सक्रिय रूप किसके अंदर बदला जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर। इधर जो हम लिख रहे हैं सारे निष्क्रिय रूप है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये कौन सा रूप है इसका? निष्क्रिय, डीएक्टिव फॉर्म है ये इसकी, और ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, कौन सा रूप होता है? सक्रिय रूप होता है। इसको जो बदलने का काम है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलने का काम कारक नंबर 7 के द्वारा किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कारक 7 प्रो कन्वर्टिन। तो इसको इसमें बदलने का काम किस फैक्टर के द्वारा किया जाता है? प्रो कन्वर्टिन के द्वारा। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को किसके अंदर बदला जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर बदला जाता है। नाम के अंदर ही है प्रो कन्वर्टिन, यानी कन्वर्ट करने वाला कारक है। तो प्रो कन्वर्टिन प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर चेंज करेगा। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज करेगा? थ्रोम्बिन के अंदर चेंज करेगा। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर चेंज करता है। तो ये थर्ड कारक है। इसके बाद अब नेक्स्ट कारक है हमारा कारक फोर्थ, कैल्शियम आयन। कारक जो फोर्थ है वो कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम आयन होंगे। कैल्शियम आयन सबसे महत्वपूर्ण आयन है। सबसे पहला तो रक्त स्कंदन के लिए या रक्त के क्लॉट के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त स्कंदन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कैल्शियम की कमी है तो रक्त स्कंदन की क्रिया देरी से होगी। सेकंड, कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में सहायक है। ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलने में सहायक है? थ्रोम्बिन में बदलने में सहायक है। थ्रोम्बिन में बदलने में सहायक है। क्लॉटिंग की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आयन है। दूसरा, जो प्रोथ्रोम्बिन है निष्क्रिय, उसको थ्रोम्बिन में बदलने में सहायक है। तीसरा, जो फाइब्रिन होते हैं, फाइब्रिनोजन से जो फाइब्रिन बनते हैं, उन फाइब्रिन के जाल के निर्माण में सहायक है। फाइब्रिन के जाल के निर्माण में सहायक है। तो 3 कार्य हैं जो किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? फोर्थ कारक या कैल्शियम आयन के द्वारा। रक्त स्कंदन का सबसे महत्वपूर्ण आयन है, इसके बिना रक्त स्कंदन पॉसिबल नहीं है। दूसरा काम, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ऊपर अभी हमने पढ़ा है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा। कौन से आयन जरूरी है? कैल्शियम आयन आवश्यक है। फाइब्रिन का जब जाल बनता है, नेट जब बनाया जाता है फाइब्रिन के द्वारा आपस में जुड़कर, जिनमें रक्त कणिकाएं फंसेगी, तो उसके अंदर भी कौन से आयन सहायक होते हैं? Ca+2 आयन सहायक होंगे। कैल्शियम आयन इस प्रोसेस के अंदर सहायक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कारक है हमारा कारक नंबर 5,
जो हमने लिखा था प्रो एक्सीलेटर। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसमें कारक फिफ्थ भी बोल सकते हैं या प्रो एक्सीलेटर। अब इसका काम भी इसके नाम के अंदर है, एक्सीलेट करना। एक्सीलेटर जो है, एक्सीलेट करना जो है उसका मतलब होता है किसी क्रिया को क्या करना, बढ़ाना। तो ये प्रो एक्सीलेटर एक ऐसा कारक है जो रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को कंट्रोल करता है। प्रो एक्सीलेटर जो फैक्टर है यह रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा रक्त स्कंदन की क्रियाविधि का नियंत्रण किया जाता है। एक्सीलेट शब्द का मतलब है, एक्सीलेट का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सीलेटर जो होता है उस वर्ड का मीनिंग क्या है, बढ़ाना, उसे एक्सीलेटर कहा जाता है। तो ये बढ़ाकर घटाकर जो रक्त स्कंदन की क्रियाविधि है उसको कंट्रोल करने का ये काम करेगा। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा कारक है कारक 6, जो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है, अब अमान्य है। पहले उसको माना जाता था, लेकिन अब इस कारक 6 जो है, फैक्टर 6 जो है, इसे अमान्य कर दिया गया है। स्टार्टिंग में इसको माना जाता था, अब इसे अमान्य कर दिया गया है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा 7th, कारक 7। कारक 7 को हमने वहाँ पर नाम दिया है प्रो कन्वर्टिन। प्रो कन्वर्टिन। और प्रो कन्वर्टिन का काम अभी हमने पढ़ा था। प्रो कन्वर्टिन का काम पढ़ा है ना यहाँ पर। प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन को किस में चेंज करने में सहायक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। तो प्रो कन्वर्टिन काम क्या करता है, प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज करने में सहायक है। सेकंड जो प्रोथ्रोम्बिन है उससे थ्रोम्बिन के निर्माण में भी सहायक है। इसी के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन को किस में भी बदला जाता है, थ्रोम्बिन में भी बदला जाता है। तो ये कारक नंबर 7 जो है प्रो कन्वर्टिन का ये काम होता है। नेक्स्ट कारक है हमारा कारक 8, एंटी हीमोफिलिक कारक। कारक संख्या 8 या इसको ही बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक कारक। अब जो ये एंटी हीमोफिलिक कारक है, एक डिजीज होती है हीमोफीलिया, जिसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं जमता है। यानी थोड़ी चोट लगी तो ब्लड उसमें लगातार बहता रहेगा उस चोट से, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर सकता है। तो हीमोफीलिया जो है उसके विरुद्ध करने वाला, उसके विरुद्ध काम करने वाला कारक 8 या क्या है, एंटी हीमोफिलिक कारक है। जिन व्यक्तियों में इस कारक की कमी होगी उन व्यक्तियों के अंदर हीमोफीलिया रोग हो जाता है। जिनमें एंटी हीमोफिलिक कारक या कारक 8 अनुपस्थित होगा उनके अंदर कौन सी डिजीज उत्पन्न हो जाती है, हीमोफीलिया रोग उनमें उत्पन्न हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर, कट लगने पर ब्लड लगातार बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एंटी हीमोफिलिक कारक है, हीमोफीलिया जो है उसके अगेंस्ट काम करता है। दूसरा इसका काम किसके अंदर सहायता करता है, रक्त स्कंदन में सहायक है। रक्त स्कंदन में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कारक है 9th नंबर का कारक 9 या क्रिसमस कारक। अब जो क्रिसमस कारक है इसका ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे सबसे पहले क्रिसमस नामक व्यक्ति में खोजा गया था। इसे किसके अंदर खोजा गया है, क्रिसमस नामक व्यक्ति में इसे खोजा गया था, इसलिए इसे क्या नाम दिया है, क्रिसमस कारक इसे नाम दिया गया है। दूसरा किस प्रोसेस के अंदर सहायक है, रक्त स्कंदन के अंदर सहायक है, ब्लड की क्लॉटिंग में सहायक है।
रक्त स्कंदन में सहायता करता है, सहायक होता है। तीसरा, इसकी कमी से हीमोफीलिया के समान एक रोग होता है जिसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, उस रोग को बोला जाता है क्रिसमस रोग। इसकी कमी से जो डिजीज होगी, क्रिसमस कारक की कमी से जो डिजीज या रोग होगा, उस रोग या डिजीज को किस नाम से जाना जाता है? क्रिसमस रोग के नाम से उसे जाना जाता है। तो 9th कारक हमारा हो गया क्रिसमस कारक। 10th नंबर का जो कारक है उसे हम स्टुअर्ट कारक कहते हैं। नेक्स्ट जो कारक है 10th नंबर हमारा कारक 10 या कौन सा कारक बोला जाता है? स्टुअर्ट कारक। और स्टुअर्ट कारक जो है, कारक संख्या 10 जो है, यह प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है। पहला काम तो इसका क्या है? यह प्रोथ्रोम्बिन से किसके निर्माण में सहायता करेगा? थ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करेगा। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को बनाने की प्रोसेस में सहायता करेगा। सेकंड, किस प्रोसेस के अंदर सहायक है? रक्त स्कंदन में यह सहायक होता है, रक्त स्कंदन में सहायक होगा। फिर नेक्स्ट हमारा कारक है कारक नंबर 12 हैंसेन कारक। स्टुअर्ट कारक 10, कारक नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती। नेक्स्ट जो कारक है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती, थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती कारक। अब ये कारक क्या है? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने पढ़ा है उससे पहले की स्टेज है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बनता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से पहले की स्टेज होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती का काम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाना। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में हेल्प करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने यहाँ पढ़ा था कारक 3 के अंदर, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये बनाता है और इससे थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो निर्माण होगा या प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का जो निर्माण होगा उसमें नेक्स्ट इसका जो कारक है हैंसेन कारक वो सहायता करता है। जो नेक्स्ट हमने कारक लिख रखा है कारक नंबर 12 हैंसेन कारक इसके अंदर हेल्प करेगा। तो इससे क्या बनता है? यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का पूर्ववर्ती है। पहला तो क्या है? किसका पूर्ववर्ती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक है। हम ये बोल सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक है। और किसकी सहायता से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है? हैंसेन कारक की सहायता से यह किसका निर्माण करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगा। हैंसेन कारक इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने में सहायता देने का काम करता है। नेक्स्ट कारक 12th नंबर का है हमारा हैंसेन कारक, कारक 12 भी जिसको बोल सकते हैं हैंसेन कारक। अब हैंसेन कारक का काम हमने पढ़ा है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो वे निष्क्रिय रूप में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती है इसे सक्रिय करता है, तो ये एक्टिव करने का काम करता है। हैंसेन जो कारक है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती को थ्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती को सक्रिय करता है। अभी ऊपर पढ़ा है हमने जस्ट किस हैंसेन कारक जो है वो किसके निर्माण में सहायक होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के। तो ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो निष्क्रिय रूप में पाया जा रहा है उसे सक्रिय रूप में बदलेगा। और लास्ट जो कारक होता है हमारा 13th नंबर का कारक, कारक 13 जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल वे में, कारक 13 एक ऐसा कारक है, इस प्रकार का कारक है जो फाइब्रिन जो बनते हैं उन फाइब्रिन तंतुओं से जाल के निर्माण में सहायता करता है। फाइब्रिन तंतुओं का जब जाल बनेगा उसमें आरबीसी फंसेगी और क्लॉट का निर्माण होगा, तो इसको हम फाइब्रिन स्त्रीकारी कारक भी बोल सकते हैं।
फाइब्रिन को क्या करने वाला कारक है? स्थिर करने वाला कारक। तो ये फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक होता है। फाइब्रिन स्थिरीकृत, फाइब्रिन को स्थिर करने वाला कारक होगा और फाइब्रिन जाल के निर्माण में सहायक है। फाइब्रिन जाल के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होगा। तो ये हमारे जो स्कंदन के अंदर 13 कारक जो उपयोग में आते हैं उनके बारे में, कि कौन सा कारक ब्लड क्लॉटिंग में या रक्त स्कंदन के अंदर किस प्रकार से हेल्प करता है। तो यहाँ स्कंदन कारक कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रक्त स्कंदन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।